Hello students, once again welcome to my channel Commerce Classes by BJ। बेटा आप सभी जानते हैं we have already completed chapter number 1 of macro। Now we are going to head towards chapter number 2। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डील करते हैं चीजों से बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, जहां पर हम लोग बात करते हैं किस वर्ड की, एग्रीगेट वर्ड की। तो यहां पर भी आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें समझने को मिलेंगी जहां पर आप पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे एक साथ, और जिसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरे शब्दों में इसका नाम होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। But I hope everyone is liking the videos and please do share them if you are thinking that they are good and be helpful for other students also। इस टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, कैसे होती है, एक लेमन लैंग्वेज में क्या इसका मतलब निकालते हैं लोग बार, और फाइनली जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज का क्या मतलब होता है। तो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे 3 नाम आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए लिखे हुए हैं। पहला नाम जिसमें कि आप लोगों को दिख रहा होगा डोमेस्टिक, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा जियोग्राफिकल। बेटा देखिए, इस दुनिया में, इस नियति में सबसे बड़े संरचयिता जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड, भगवान, हर आदमी उसको अलग अलग रूप देता है। इसी तरह से हमको नाम दिया जाता है नेचर। नेचर का मतलब क्या है? जो मदर अर्थ है, जिसने हमारा सारी चीजें अरेंज करके दी हैं, सब कुछ हमारे लिए बना कर दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचर। तो बेटा नेचर ने कुछ डिस्टिंक्शन करके दिए, कुछ चीजों को अलग अलग दायरे में बांट के दिए, अलग अलग तरह के डिफरेंस हमारे बीच में क्रिएट करके दिए, और वैसा ही एक डिफरेंस हमारे लिए बन जाता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ऐसी बाउंड्रीज जो हमको नेचर ने क्रिएट कर दी, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फिर क्या हुआ, लोग बार एक जगह पर रुकने लग गए, स्टैब्लिश होने लगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के बाद फाइनली उन लोगों ने वहां पे लॉ चलाना चालू कर दिया। लॉ का मतलब होता है कानून। गवर्नमेंट्स बनी, लॉ बने, और उसके बाद फाइनली उनका नाम पड़ गया पॉलिटिकल फ्रंटायर्स। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स का मतलब क्या है? एक देश की वो बाउंड्रीज जहां तक उस देश का लॉ ऑफ द लैंड लागू होता है। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है? जिस देश में वो लैंड आती है उस देश में ही उसका कानून लागू होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो अंडमान एंड निकोबार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि वो इंडिया से ज्योग्राफिकली देखेंगे तो थोड़ा सा सेपरेट है, पर कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। किसकी वजह से? पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से। तो पहला नेचर आप लोग क्लियर समझिए कि नेचर की वजह से जो हम लोगों को बाउंड्रीज मिली हैं वो है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब है जहां तक हमारा कानून लागू होता है। जनरली आप लोग एक डोमेस्टिक वर्ड समझेंगे, तो डोमेस्टिक वर्ड अगर एक नॉर्मल से इंसान से पूछोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमैन से, तो लेमैन आप लोगों को क्या बोलेगा? डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब क्या है? देश की बाउंड्री, जहां तक हमारा देश है वहां तक हमारी सारी डोमेस्टिक पार्ट है। पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आपको ये 2 टॉपिक फेमिलियर होने चाहिए कि देश की बाउंड्री तो है ही है, देश की बाउंड्री के अंदर जो सारी चीजें वो तो मेरे देश का पार्ट है ही है। ये आप लोगों को बाउंड्री दिख रही है ना देश की, जैसे आप लोगों ने ये बाउंड्री पूरी मैप में आप लोग विजिबल हो रहा होगा, तो मैप में ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है, ये सारी बाउंड्री आपका क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। पर सिर्फ हम लोग अगर ये कहें कि यही इंडिया की टेरिटरी है, तो ये कहना हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर सिर्फ 3 चीजों के रिलेटेड इसमें पढ़ना होगा। एडिशन, जो मतलब 3 पॉइंट है कि इनमें इस बाउंड्री के साथ साथ कौन सी 3 चीजें जुड़ती हैं, और ऐसी 2 चीजें हैं जो इसमें से क्या करना है? आप लोगों को एक्सक्लूड करना है। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इस टॉपिक को प्रिसाइजली बनाकर रख दिया है यहां पर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर क्या हो गया? बड़ा नॉर्मल सी बात, एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारे देश की, प्लस सबसे पहला पॉइंट आ जाता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो देखिए, अभी इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे आप लोग, नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, हमारे देश का नागरिक। तो हमारे देश का नागरिक जो है, जो रह रहा है हमारे देश के अंदर, रिसाइड कर रहा है हमारे देश के अंदर, अगर उस नागरिक ने कोई भी शिप खरीद रखा है या कोई भी एक एयरक्राफ्ट खरीद रखा है जो हमारे देश के अंदर आता भी नहीं है,
जो किसी दो देशों के बीच में क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, जो इंडिया से जिसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है फिजिकली, फिर भी वो हमारे देश का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का जो है, जो एयरक्राफ्ट है या जो शिप है, जो जिस व्यक्ति को बिलोंग करता है, वो व्यक्ति किसका है, हमारे देश का पार्ट है, तो इसलिए वो इंडिया की क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स का मतलब बड़ी बड़ी वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं जो कि जाते हैं और सिर्फ फिश को और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को कैच करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। नेचुरल गैस आप लोगों को पता है, समुद्र के बीच में से ही हम लोगों को पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल्स वगैरह सब कुछ मिलता है। ऐसे ही नेचुरल मतलब नेचर से बनी हुई कुछ दराजें होती हैं जहां से हम लोगों को गैस भी, नेचुरल गैस भी मिलती है। तो ये दो चीज, एक तो फिशिंग वेसल्स और दूसरा आप लोगों का ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, और तीसरा आप लोगों का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में फ्लोट कर रही है। तो वो सारे के सारे, अगर वो भी किसके द्वारा ऑपरेटेड है, हमारे देश के रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेटेड है, पर कहां पर, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहां पर उनको क्या मिला हुआ है, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन मिला हुआ है। अब आप कहेंगे ये सब चीजें क्या है, समझ में नहीं आ रही, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूं बेटा। देखिए, जब देश बनना चालू हुए, एक देश ये बन गया, दूसरा देश ये बन गया, और आप सभी को पता है कि इन दो देशों के बीच में जो है वो क्या है, पानी है। मतलब ये सारा गैप जो है वो किससे कवर्ड है, ये सारा गैप जो है आपका पानी से कहीं ना कहीं कवर्ड है। अब एज अ रिजल्ट ये देश भी कहेगा कि इस पर मेरा हक है, और ये देश भी कहेगा मेरा इस पर हक है। पर अगर दोनों को ही दे दिया गया तो फिर चीजें तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। या तो एक रास्ता हमारे पास ये था कि हम लोग क्या करें, पानी के अंदर एक छोटी सी लाइन बना दें और इतना पोर्शन इसको दे दें और इतना पोर्शन इसको दे दें, पर एज यू नो पानी के अंदर तो लाइन बन नहीं सकती, तो दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो एज अ रिजल्ट क्या डिसाइड करा गया शुरुआत में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, बड़े बड़े देशों ने, सब लोगों ने मिलकर फाइनली ये डिसाइड करा कि जितना भी पानी आपके पास है उसके कुछ एरिया तो आपके देश का हिस्सा माना जाएगा। जितना हिस्सा आपको दे दिया, इतना हिस्सा इसको दे दिया, कंट्री ए के पास ये, कंट्री बी के पास ये। अब ये जो पिंक कलर के उससे आप लोगों को विजिबल हो रहा है, ये क्या है, ये पानी का एरिया है। तो एक्चुअल में अधिकार इस पानी के ऊपर, इतने पानी के ऊपर ए का अधिकार है और इतने पानी के ऊपर बी का अधिकार है। अब आ जाते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म की बात पर, कि ये जो बीच में जो पानी है, इस पानी को हम लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या हो गया, जिसपे एवरीबडी इज हैविंग राइट एंड नो वन इज हैविंग राइट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये जितने भी हमारे इंटरनेशनल वाटर्स हैं, अगर इसमें कोई भी आप लोगों को अधिकार दिया जाता है, कोई भी आपको राइट्स दिया जाता है कि आप इन पानी के अंदर की चीज को यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बतौर मैं आप लोगों को बताता हूं, सपोज करिए अगर यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है या नेचुरल गैस मिल रही है, तो ये मॉनेटरी अथॉरिटीज दुनिया की डिसाइड करेंगी कि ये वाला एरिया किसको देना है। तो यहां पर अगर ये एरिया ए को मिल जाता है, जब तक वो काम कर रहा है इस देश में, इस एरिया में जब तक वो काम कर रहा है, तब तक वो एरिया किस देश का माना जाएगा, ए का माना जाएगा। और जिस दिन इसका राइट अधिकार खत्म हो जाएगा और दोबारा से अगर वो अधिकार बी को दे दिया जाएगा, तो फिर ये बी देश का हिस्सा कंसिडर करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोई भी फिशिंग वेसल या कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो किसका है, अगर हमारे देश के नागरिक का है, हमारे देश के रेसिडेंट का है, तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में अगर उसको राइट मिला हुआ है कि वो यूज कर सकता है उस एरिया को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वी विल कैलकुलेट इट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, नागरिक को नहीं, नागरिक तो सिटीजन होता है, रेसिडेंट मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर रह रहा है। बेटा अभी आगे वाले टॉपिक में आप लोगों को क्लियर कंडीशन बता दूंगा कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है और किस कंडीशन से आप किसी भी देश के रेसिडेंट बन सकते हैं, और सिटीजन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी प्लीज मेरी बात को समझ के कोशिश करिए। दो पॉइंट हम लोगों ने कवर करे हैं। पहला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो है हमारे देश में से किसी रेसिडेंट के, जो नागरिक, मतलब यू कैन नॉट कॉल हिम अ नागरिक, यू कैन कॉल हिम
वन हु रिसाइड्स इन द कंट्री, जिसके पास हमारे देश के अंदर रहने का अधिकार है सिर्फ। तो अगर उनमें से किसी व्यक्ति के पास शिप है, एयरक्राफ्ट है, तो वो भी हमारे देश का पार्ट माना जाएगा। प्लस अगर फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति के पास होल्ड करता है, जो इंटरनेशनल वाटर में डील कर रहा है, तो वो भी हमारे देश का ही पार्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग देखो, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। लोकेटेड अब्रॉड का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे देश की इन तीनों में से चीज, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो कॉन्सुलेट्स हो और चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो, अगर वो हमारे देश का है और हमारे देश से कहीं दूसरे देश में जाकर रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, तब भी वो किसका पार्ट माना जाएगा? हमारे देश का ही हिस्सा माना जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है, इस तरफ हमारे पाकिस्तान है, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ के लोग अगर वहां काम करने जाएंगे तो उन्हें खतरा महसूस होगा, वहां के लोग अगर यहाँ आएंगे काम करने तो उन्हें भी क्या लगेगा? डर लगेगा कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है। तो एज अ रिजल्ट दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि एक पोर्शन, एक एरिया पाकिस्तान में से इंडिया को दे दिया जाएगा कि अपनी बिल्डिंग वगैरह बना ले यहाँ पे और अपनी एम्बेसी के नाम का ऑफिस एक स्टेब्लिश कर ले कि कल को अगर इंडिया में रहने, इंडिया के लोगों को पाकिस्तान में कोई परेशानी होती है तो वो वहां पर जाकर इनसे हेल्प ले सकते हैं। सेम ऐसे ही इंडिया में भी एक छोटा सा टुकड़ा अलॉट करा गया, प्लेस अलॉट करी गई, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, कि अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है जो इंडिया के अंदर रह रहा है किसी भी कारण से, तो वो यहाँ पर एम्बेसी में कांटेक्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बेसीज। तो है ये चीज पाकिस्तान के अंदर, पर ये किसका हिस्सा मानी जाएगी? इंडिया का। और ये किसके अंदर है? इंडिया के अंदर, पर ये किसका हिस्सा माना जाएगा? पाकिस्तान का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बेसीज। देन कॉन्सुलेट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे लोग जो एम्बेसीज के साथ साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए या देश के प्रति बातचीत करने के लिए या किसी भी कारणवश वो लोग वहां रहते हैं, ऑफिशियल वर्क, सरकार के अनुसार अपॉइंट करा गया वर्क या सरकारी काम की वजह से कोई व्यक्ति बाहर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। प्लस कभी कभी क्या होता है, एक देश दूसरे देश से मदद भी मांगता है, मिलिट्री भी मांगता है। सपोज करो कल को अगर नेपाल को कोई प्रॉब्लम आए तो उस केस में इंडिया अपनी मिलिट्री को भेजता है हेल्प करने के लिए, तो क्या वो मिलिट्री नेपाल की हो जाएगी? नहीं। वो जब तक, चाहे वो साल भर रहे, चाहे 2 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, पर वो मिलिट्री जो रहेगी वो किसकी रहेगी? दैट विल बिलोंग टू ओनली एंड ओनली इंडिया। तो एज अ रिजल्ट यही तीनों पॉइंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, अगर हमारे देश के कहीं दूसरे देश में लोकेटेड हैं, तब भी वो किसका हिस्सा माना जाएगा? वो हमारे देश का ही हिस्सा माना जाएगा। तो मैंने 3 पॉइंट पढ़ा दिए। पहले पॉइंट में आप लोगों ने क्लियर करा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बारे में, दूसरे में फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जहां पर हमें अधिकार मिला है ऑपरेशंस का। तीसरा पॉइंट एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, अगर ये हमारे देश के हैं तो हमारे देश में ही जुड़ेंगे, चाहे ये दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हो। अब आप अपने देश में से आपने क्या क्या लगा लिया? एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज लगा ली अपनी पूरी, और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ साथ आपने क्या लगा लिया? ये 3 पॉइंट लगा लिए। लेकिन कुछ चीजें भैया छोड़नी भी तो पड़ेंगी दूसरे देशों के लिए, क्या या फिर सब कुछ ही इंडिया का हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एज अ रिजल्ट देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सक्लूड। क्या चीज एक्सक्लूड करते हैं आप? तो लास्ट वाला जो पॉइंट, जो आप दुनिया में होने के बावजूद भी अपना मान रहे थे, वैसे ही अगर वो चीज आपके यहाँ है तो वो दुनिया की मानी जाएगी, ना कि आपकी। तो यहाँ पे एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेम वही कहानी है। अगर सपोज इंडिया के अंदर कोई जापानीज एम्बेसी है तो वो किसका हिस्सा है? जापान का हिस्सा है, ना कि इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि वो एम्बेसी है। चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो कॉन्सुलेट्स हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, तीनों में से कोई भी चीज होगी तो आप उसको अपने देश का हिस्सा नहीं करार करेंगे। प्लस द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WNO, WHO, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानी जाती हैं। तो बेटा चाहे वो किसी भी कंट्री में लोकेटेड हैं,
चाहे वो किसी भी कंट्री में लोकेटेड है, पर वो आपकी कंट्री का हिस्सा नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के लेवल पे चलती है, ना कि किसी एक स्पेसिफिकली देश के लेवल पे। तो बस यही टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन अगर एक बार आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है तो आप लोगों को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। बेटा इसको सॉल्व करने का, इसके आंसर देने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है स्टिक टू द टॉपिक, स्टिक टू द वर्ड्स दैट आर बीइंग टोल्ड। कहीं भी और दिमाग ना लगाएं, सिर्फ आप लोग याद रखें किसके बारे में, जो जो पॉइंट्स इसमें आप लोगों ने रीड करे हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। क्या क्या इंक्लूड होगा? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इंक्लूड होंगे, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये वर्ड्स आप लोग याद रखें। इनके अलावा किसी भी चीज में आपको अपना ओपिनियन नहीं लगाना है। ये आपके में जुड़ेंगे और आपके में से जो माइनस होंगे वो सिर्फ एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे देशों के, और प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WNO, WHO। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है, समझ के चलना है चीजों को, और आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस, प्रिसाइज वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हेल्प मी टू गिव द मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक्स। प्लस अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज डू कमेंट, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट अदर वे राउंड।